इस लेक्चर में ऑटम 16 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीवीपी एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके रिक्वायरमेंट देखते हैं। जैसा कि हर क्वेश्चन में कॉस्टिंग के जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सीवीपी एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस बहुत एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होती है रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट से ही हमें आइडिया होता है कि हमें किस तरफ सोचना है, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, डिसीजन मेकिंग में और सीवीपी एनालिसिस में, कि जब तक रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सोचना है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमाइन Z13। Z13 एक प्रोडक्ट होगा, उसकी सेल प्राइस पर यूनिट फाइंड करनी है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई कि सेल प्राइस पर यूनिट फाइंड करनी है एंड एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड, और नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड भी अचीव करें। टारगेट प्रॉफिट अचीव टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के साथ साथ जो फिक्स कॉस्ट होगी और प्लस टारगेट प्रॉफिट दोनों को हमें सीएम से कवर करना होगा, मतलब सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट फाइंड करनी है। तो देखते हैं रिक्वायरमेंट हमें क्या बोल रहे हैं कि सेल्स फाइंड करें टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कैसे आएगी? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट दोनों को डिवाइड करा देंगे सीएम से। सीएम यूनिट्स फाइंड करेंगे, उससे डिवाइड करा देंगे। अब ये सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, ये ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्चुअल में नहीं जा रहा, मैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जो है, अगर ये नहीं पता कि सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट क्या होता है और क्यों फाइंड कर रहे होते हैं, तो इसमें मैंने समरी का जो एक लेक्चर था उसमें डिटेल में मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं डिस्कस किए हैं। ब्रेक इवन के भी, कंपोजिट ब्रेक इवन के भी, डील्स के थ्रू भी, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। तो ये समरी लेक्चर अगर डिटेल में समझना है तो ये ज़रूर समरी लेक्चर देख लें। अगर चीज़ें पता हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जैसे कि अभी हमने फाइंड करना है सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, कैसे आता है? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट जितनी भी होती है उसको हम सीएम से अचीव वो करते हैं, कवर करते हैं। एक चीज़ तो हमें ये फाइंड करनी थी, दूसरी फाइंड करनी है सेल प्राइस पर यूनिट। अच्छा, अब हमें दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है? सेल्स प्राइस पर यूनिट। इसको ऐसे लिख लेते हैं, सेल प्राइस। ठीक है, हमें सेल प्राइस पर यूनिट फाइंड करनी है। तो सेल प्राइस पर यूनिट होगी, फिर हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, और यहाँ क्योंकि सीएम चाहिए होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट आ जाएगी और सीएम इन यूनिट्स आ जाएगा हमारे पास। तो इधर से हमें सेम मिल जाएगा। तो ये दो बस ये हमसे रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। सेल प्राइस पर यूनिट सीएम फाइंड करेंगे तो सीएम यहाँ पे भी यूज हो जाएगा, और फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट आएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन किस, अब हमें पता चल गया ना कि हमने किस तरीके से सोचना है। हमें जितनी फिक्स कॉस्ट मिल रही होगी क्वेश्चन में उसको देखते रहेंगे, एक तरफ कर लेंगे। टारगेट प्रॉफिट को देख लेंगे, वो तो नीचे 10 मिलियन का दिया हुआ है, और सीएम के लिए यहाँ पे भी यूज हो जाएगा, यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। आइडियल केमिकल ब्लेंड्स एंड मार्केट्स वेरियस क्लीनिंग केमिकल्स प्रेजेंटली। आईसी प्लांट इज वर्किंग एट 70% कैपेसिटी पे अभी वर्क कर रहा है। टू यूटिलाइज इट्स आइडल कैपेसिटी, जो 30% फ्री कैपेसिटी बढ़ी हुई है, IC is planning to acquire rights to produce and market a new brand of chemical namely Z13। ठीक है, Z13 का ये जैसा मैं बोला था सेल प्राइस भी मालूम करनी है। ऑन पेमेंट ऑफ फी ऑफ ₹160,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? राइट्स एक्वायर्ड कर रहा है ना। तो आइडियल केमिकल इसके Z13 के, तो इसका मतलब ये जो फिक्स अमाउंट 160,000 पर मंथ जो पे कर रहा है वो एक रॉयल्टी के नाम पे पे कर रहा है। ठीक है, तो ये रॉयल्टी हमारी क्या होती है? फिक्स कॉस्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्किंग कर लूँ, इसमें सारी फिक्स कॉस्ट को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वर्किंग वन का इसको नाम दे देते हैं, फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं सारी। पहली हमारे पास आई है रॉयल्टी। ठीक है, इसकी अमाउंट थी 160,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की निकाल लेते हैं। 160,000 पर मंथ की 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें रॉयल्टी मिल गई, फिक्स कॉस्ट मिल गई। अच्छा, फिर कह रहे हैं इन दिस रिस्पेक्ट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज समराइज्ड एज अंडर। Z13 would be produced during the existing plant whose cost is ₹81 million। ठीक है, तो अभी ये जो है 81 मिलियन जो है हमारे इस डिसीजन के लिए रेलिवेंट है। उसको
इस कॉन्सेप्ट को भी डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया गया है कि क्यों ये रेलिवेंट होती है। प्रोसेसिंग वुड बी कैरिड आउट इन बैचेस ऑफ 2000 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन कॉस्ट पर बैच जो है आर एस्टिमेटेड एज अंडर। तो रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है, लोकल है, 1200 लीटर, 800 लीटर्स, लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं। और फिर बताया हुआ है कि 1700 लीटर्स ऑफ जेड 13 जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने जो रॉ मटेरियल डाला था वो 1200 और 800 मतलब 2000 डाला था, 2000 लीटर्स का था रॉ मटेरियल। और बन के कितना निकला 1700 लीटर। इसका मतलब 300 लीटर में कोई इशू आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2000 और 1700 का डिफरेंस 300 आ रहा है, मतलब कि उसमें कुछ खराबी वराबी हुई है, उसको देखते हैं। 1700 liters of that Z13 is produced from each batch. 100 liters are lost by way of evaporation, whereas 200 liters of input is converted into solid waste. तो उस टोटल 300 का मसला था ना, 200 और 100, ठीक है 300 हो गया, तो 100 तो एवोपरेट हो गया, उड़ गया। बाकी जो 200 था ना लीटर, 200 लीटर वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड वेस्ट में 225 केजी में पर बैच के। फिर हमें कह रहे हैं कि नेट वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल Z13 वुड बी 1.25 पर लीटर। एक बॉटल जो होती है वो 1.25 लीटर की होती है। अगर यहाँ मैं वर्किंग करूँ, नंबर ऑफ बॉटल्स या नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर लूँ, तो वो किस तरह से आएंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमने बनाए कितने 1700 लीटर्स। ठीक है, 1700 लीटर्स। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ 1.25 लीटर्स एलाइट, हाँ, लीटर्स पर बॉटल। मतलब एक बॉटल बनाने में 1.25 लीटर्स लगते हैं। तो 1700 लीटर्स जो है टोटल है हमारे पास। अगर मैं इसको करूं डिवाइड, 1700 लीटर्स को 1.25 लीटर से डिवाइड कराऊं, तो लीटर से लीटर्स कट जाएगा, बचेगा क्या, बॉटल्स। तो इससे हमें मिल जाएगा कि न, अच्छा, 1700 लीटर्स को मैं डिवाइड कराऊं 1.25 लीटर से, तो हमारे पास मिला क्या, 1360 क्या है, ये है नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड कर लिया। कैसे आए, 1700 लीटर्स को एक बोतल बनाने में 1.25 लीटर्स लगते हैं, तो लीटर से लीटर्स कट जाएगा, बचेगा क्या, बॉटल्स। 1360 बॉटल्स बनती हैं, तो ये हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। मतलब कितनी हमने बॉटल्स बनाई हैं इस बार। फिर उसके बाद द सॉलिड, ये हमने पढ़ा कि द सॉलिड वेस्ट वुड बी रिफाइंड टू प्रोड्यूस अ बाय प्रोडक्ट। ये जो सॉलिड वेस्ट था 225, इसको हमने रिफाइनिंग प्रोसेस में डाला। ठीक है, पॉलिशिंग वेस्ट रिफाइनिंग वुड कॉज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 2%। अच्छा, अगर यहाँ एक चीज़ देखें, अब पूरी बात कर लेते हैं ना, शुरू से देख लेते हैं सारी चीज़ें। रॉ मटेरियल था, ठीक है, रॉ मटेरियल की वर्किंग कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल के हमें कुछ लीटर्स दिए हुए होंगे, उसका पर लीटर का रेट दिया हुआ होगा, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो रॉ मटेरियल में क्या है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल में एक तो इम्पोर्टेड है और एक लोकल वाले हैं, एक इम्पोर्टेड हैं, एक लोकल हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेड लीटर्स जो हैं 1200 लीटर्स हैं, एट द रेट ऑफ 1500 पर लीटर। 1200 लीटर और 1500 का पर लीटर, इन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी। और लोकल में 800 लीटर्स हैं और इसका रेट है 900 पर लीटर। ये दिया हुआ 900 पर लीटर, तो यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़े, तो हमें बता रहे हैं कि 100 लीटर्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए बाय वे ऑफ एवोपरेशन। तो एवापोरेट हो गए कितने, 100 लीटर्स। तो 100 लीटर्स यहाँ से हट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 100 लीटर्स एवापोरेट हो गए। इसकी कोई अमाउंट वगैरह नहीं दी हुई, उसका कोई इम्पेक्ट नहीं है। बस ये यूनिट्स कम हो गए, मतलब लीटर्स हमारे पास कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद बता रहे हैं 200 लीटर्स जो है इनपुट इस कन्वर्ट हो गया वो सॉलिड वेस्ट में। तो अगर मैं वर्किंग करूँ सॉलिड वेस्ट की एक, इसमें क्या कह रहे हैं कि 225 केजी में वो चेंज कर दिया ना। सॉलिड वेस्ट है हमारे पास 225 केजी। ठीक है, यहाँ पे लीटर्स, केजी, जितने भी मतलब आ, या वो थे यूनिट्स के वो
वो मैंने यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, लीटर्स केजी। अगर आर्स आएंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि आगे लेबर रखने हैं तो आर्स भी यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, उनका रेट आ जाएगा पर लीटर, पर केजी और पर आर का रेट आ जाएगा। अच्छा खैर, 225 जो था वो हमारे पास सॉलिड वेस्ट था। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं इसको समझा रहा था ना, हुआ क्या होगा कि 200 लीटर्स जो हैं, ठीक है, वो हमने जब वो प्रोसेस से गुजरे तो वो क्या हुआ, whereas 200 लीटर ऑफ इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड वेस्ट, मतलब ये फिनिश गुड्स में नहीं तब्दील हुआ है, ये सॉलिड वेस्ट में हो गया। ठीक है, वेस्ट हो गया ना, 200 लीटर वेस्ट हो गया, क्या बना दिया, 225 केजी सॉलिड वेस्ट बना दिया, 225 केजी का। फिर जब ये 225 केजी को हमने और रिफाइन किया ना, क्योंकि इसको हमने बेचना है तो इसको हमने और रिफाइन किया, वो बाय प्रोडक्ट में पॉलिशिंग वेस्ट में रिफाइनिंग वुड कॉज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 2%। ये और 2% लॉस हो गया। तो 2% लॉस होने के बाद कितना बचा, 98% बचा। अगर ये चीज़ 100 थी तो बची कितनी की, 98 की। ये इस तरह से हुआ है, ये साइकिल जो चली है ना, इस तरह से चलते जा रही है। तो अब ये जो 225 केजी था ना, ये हमने बाहर भेज दिया। इसको मैं माइनस करूंगा, माइनस, मैं इन टोटल इनमें से चलता आ रहा हूँ ना, कॉस्ट थी है मेरी। तो अगर मैं ये चीज़ बाहर भेज दूंगा तो ये कॉस्ट में कम हो जाएगी ना, कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी, तो इसलिए माइनस यूज करा। तो 225 केजी क्या था, कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ वैक्स वुड बी 250। कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग कितनी है, 250। 250 का ही मैंने बाहर भेज दिया। तो इतना अमाउंट जो है वो मुझे मतलब ये मेरा बेनिफिट है, तो बेनिफिट को मैं माइनस में लिख रहा हूँ ताकि कॉस्ट कम हो जाए। ये सारी मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो कॉस्ट कम हो जाए। फिर उसके बाद सेल प्राइस ऑफ वैक्स वुड बी 400 पर केजी, और नेट सेल रेवेन्यू, सेल रेस रिफाइनिंग कॉस्ट फ्रॉम सेल ऑफ वैक्स इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। तो अगर ये जो सॉलिड वेस्ट था, ये इतने का अमाउंट थी इसकी, और ये बिका कितने का, कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस वुड बी 250 और 400। अच्छा, 225 जो है वो बिका कितने का, नहीं 225 पूरा नहीं था ना, 225 में 2% लॉस होके बचा इतने का था, 220 का। तो 220.5, इसको मैं बताता हूँ कैसे निकाला। 225 था, ठीक है, 2% लॉस होके बचा कितने का, 98% का। तो ये 220.5 का ये बाहर बिक गया। ठीक है, ये चीज़ 200 लीटर से यहाँ से सही सही सब कुछ चल रहा था। ठीक है, फिर ये वेस्ट हुआ तो सॉलिड वेस्ट में तब्दील हो गया, 225 केजी। फिर ये सॉलिड वेस्ट को हमने रिफाइन किया बेचने के लिए, तो 2% लॉस होके इतने का बचा, तो इतने का बिक गया। तो ये जो बिक गया ना, ये यहाँ रखना, सेल यहाँ रखना, 220 का। और बिके कितने का, 400 पर केजी का, ये लिखा हुआ 400 पर केजी का बिक गया। टू 220.5 को 400 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो सेल में से जब मैंने कॉस्ट हटा दूंगा तो मेरे पास नेट बेनिफिट तो मुझे इसमें से 88,200 माइनस 56,250। ठीक है, तो ये 31950 जो है ये माइनस में आएगा। माइनस का मतलब है कि इतनी अमाउंट जो है वो मैंने यहाँ से लेस करानी है, कॉस्ट कम करानी है। तो इसको यहाँ रख लेते हैं, सॉलिड वेस्ट में मैं यहाँ से हटा के इधर रखता हूँ ताकि ये वर्किंग रहे। वर्किंग टू का नाम दे रहे हैं, तो वर्किंग टू ये हमारी यहाँ पे हो गई। जो सॉलिड वेस्ट था उसमें से नेट जो हमारे पास अमाउंट बन रही थी उसको डायरेक्ट 31950 की रखी। तो बस अभी जो हमारा ये पैटर्न चल रहा था, अभी हम वापसी इस पे आ गए। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इम्पोर्टेड वाले थे, फिर लोकल वाले थे, फिर सॉलिड वेस्ट जो हमने बाहर भेज दिया था उससे हमारी कॉस्ट कम हो गई, कितने से, 31950 से। 31950 से हमारी कॉस्ट कम हो गई, मैंने माइनस में लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये सारा हमारा रॉ मटेरियल कंप्लीट हो गया, इसको अब मैं हटा देता हूँ, ये समझ लिया हमने। फिर उसके बाद अ, ये पॉइंट हमने देख लिया, 2% लॉस भी देख लिया हमने, ये कॉस्ट थी, ये सेल प्राइस थी, ये भी देख ली। अब है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के 400 आवर्स हैं। डायरेक्ट लेबर
ठीक है, डायरेक्ट लेबर आ गया हमारे पास, इसके पास 4,000 है, 4,000 आवर्स हैं, 165 का पर आवर का हमारे पास रेट है, 165 का, तो 4,000 इंटू 165 से मल्टीप्लाई करा दिया, 660,000 ये अमाउंट आ गई। डायरेक्ट लेबर की और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हमें, मतलब बस ये सिंपल सीधी सीधी दे दिया। फिर अब हो सकता है भाई हमारे पास जो अपकमिंग टाइम में पेपर आए उसमें डायरेक्ट लेबर में भी बता रहे हो कि भाई डायरेक्ट लेबर कुछ स्किल्ड हैं कुछ अनस्किल्ड हैं, तो इसमें भी वर्किंग कर सकते हैं। है, अभी हम बड़े वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पे, ये हमें दिए हुए हैं। अम, अच्छा, ये लिंक्ड है लेबर से, तो जितने लेबर आवर्स थे वही यहीं पे भी यूज होंगे, और इसका रेट हमें दिया हुआ है 120 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। तो 4,000 इंटू 120, तो ये अमाउंट दिया हुआ है। वेरिएबल प्रोडक्शन के बाद जो है ये अमाउंट देख ली, फिर हमें दिया हुआ है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड एस्टिमेटेड 175 पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स दिए हमें 175 पर यूनिट। अच्छा, अब यहाँ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जो पेपर में ऐसी इग्नोर हो जाती है कि जैसे पता भी नहीं चलता क्या, कि ये चीज़ जो है ना 175 पर यूनिट दी हुई अमाउंट, ठीक है। और अभी तक जो भी चीज़ हम लेके चल रहे थे ना वो पर आवर पर लीटर इनके हिसाब से चल रहे थे, ठीक है। अब 175 पर यूनिट है ना, तो इसको मैं ये आर से मल्टीप्लाई नहीं करा, उससे लीटर से नहीं मल्टीप्लाई करा सकता। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स जो है जो सेल्स के यूनिट्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये तो 1700 हमारे पास लीटर्स दिए हैं, तो मैं ये 1700 से नहीं मल्टीप्लाई करा सकता, क्योंकि लीटर्स से यूनिट्स नहीं मल्टीप्लाई होते, यूनिट से यूनिट्स मल्टीप्लाई होगा। तो 175 अगर यूनिट्स हैं तो मुझे यहाँ पे यूनिट्स रखने पड़ेंगे, तो यूनिट्स हमने ऊपर कैलकुलेट किए कि कितने हमने सेल किए हैं, 1360 नंबर ऑफ बोटल्स हैं हमारे पास। ये 1360 कैसे आया था दोबारा निकाल लेते हैं। हमारे पास जो है 1700 की हमारे पास लीटर्स थे, ठीक है, और 1 लीटर में 1.25 आता है, क्या 1.25 यहाँ दी हुई है पर लीटर, एक बोतल बनाने में 1.25 लीटर्स लगते हैं, तो लीटर से लीटर कैंसिल होके क्या बचा, बोतल्स कितनी 1360, तो 1360 इंटू 175, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। तो टोटल अगर इनका मैं सम कर लूँ तो मेरे पास 3866,050 आ गई। ये कैसे आई, मैंने सबको ऊपर एडलेस करके जितनी अमाउंट्स थी कॉस्ट की उन सबको रखा, तो मेरे पास ये अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, ये सारी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी मेरे पास, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ये जितनी भी थी ये सब मैंने एक जगह करके उनको कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो अगर मैं इसको यूनिट्स कितने बनाए हमने, मैं यूनिट से क्यों डिवाइड करा के पर यूनिट क्यों निकालना चाह रहा हूँ, वो इसलिए निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि सेल प्राइस पर यूनिट मांगा है ना, तो सेल प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही माइनस होगी। तो यूनिट्स हमारे पास कितने थे 1360, ये हमने ऊपर फाइंड किए 1360, ठीक है। 1360 सेल सेल जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मैंने यूनिट से डिवाइड कराया, तो मेरे पास 2842 क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, यही हमें देखो ये यहाँ पे चाहिए थी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये आ गई। अब क्या कह रहे हैं लास्ट लाइन में, आइडियल केमिकल विशेष टू सेल Z13 एट अ CM ऑफ 40% ऑन सेल, तो हमें CM बता दिया इन्होंने, CM कितना दे दिया 40%, जब CM 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सी वेरिएबल कॉस्ट 60% है, मुझे जाना है 40% पे, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60 पे है, मुझे जाने 100 पे, तो ये हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट आ गए 4737। तो एक तो हमारे पास रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। हमें चाहिए थी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी, CM का ये दिया होता, अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लेते तो सॉल्व हो जाता। तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए ये इतना सारा सा हमें डेटा दिया हुआ था, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो सारी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कराया तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को हमने यहाँ पे रखा,
हमें पता है कि अगर CM 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60 होगी, तो इसके ज़रिए से हमने सेलिंग प्राइस निकाल ली। तो अब हमें CM तो पता चल गया 1895, ठीक है, और टारगेट प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक तो रॉयल्टी की थी, एक हमारे पास दी हुई है टारगेट प्रॉफिट की अमाउंट, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, दोनों को मैं एक ही जगह ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10% बिफोर टैक्स ना। अगर टैक्स की अमाउंट होती तो इसको ग्रॉस अप जरूर कर लेते, लेकिन अभी नहीं है, तो बस डायरेक्ट यही यूज हो जाएगी। अब ढूंढते हैं और कितने फिक्स कॉस्ट देंगे। तो इस पॉइंट में तो ये सेल का था, CM का था। टू इंट्रोड्यूस Z13 IC प्लान टू लॉन्च सेल कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, कॉस्ट 3.5 मिलियन की। तो एक हमने सेल कैंपेन लॉन्च की है 3.5 मिलियन की, मतलब फिर उसके बाद ये पॉइंट भी हो गया, ठीक है। और द प्लांट इज डेप्रिसिएटेड एट 10% per annum. It is estimated that production of Z13 would utilize 20% कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो ये जैसे कि मैंने कहा कि इस पॉइंट को इग्नोर करना है। फिर उसके बाद वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड दिए हमें 175 पर यूनिट, ये भी ले लिया, और सारी इंफॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली है। तो हमारे पास और पर देख लेते हैं, कोई फिक्स तो नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 1542 की आ गई, ठीक है। तो इधर हमने रख ली फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट कितना आया 15420 का, ठीक है। और CM हमारे पास आया 1895 का। तो फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट को जब CM से डिवाइड कराया तो 8137 जो भी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ब्रेक इवन नहीं है, ये क्या है, ये सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट है, ठीक है। सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट कितना आ गया, 8136.67 यूनिट्स आ गए हमारे पास। यही हमें फाइंड करना था कि एनुअल सेल्स बतानी थी अगर टारगेट प्रॉफिट भी अचीव कर लें। तो ये वो यूनिट्स हैं कि इन इतने यूनिट्स अगर हमने सेल कर दिए तो हम फिक्स कॉस्ट को भी अपनी कवर कर लेंगे, और ये 10 मिलियन वाले टारगेट प्रॉफिट को भी कवर कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।